अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है। यानी वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के माबैन जो बाज़ाब्ता मुलाकात है वो हुई है और तस्वीर जारी कर दी गई है। जब इस तरह की हाई प्रोफाइल मुलाकातें होती है तो जाहिर है उनके कंटेंट्स तो उस तरह से सामने नहीं आती। ये इन कैमरा सेशंस होते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है, इसके कंटेंट सामने नहीं आते। लेकिन इस तरह की मुलाकातों में बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा मिला करते थे उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मुलाकातों में क्या देखा जा सकता था और उससे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या बता रही होती थी। और आज की जो पर्टिकुलर मुलाकात हुई है इसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ साहब से जो पहले मुलाकातें हैं उनकी तमाम तर तस्वीर देखी और उनको एनालाइज करने की कोशिश की। मैं वो तमाम एनालिसिस आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में धरना, ये धरना हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील कैसे हो सकता है। यानी हुकूमत मुकम्मल तौर पर बनी नहीं है लेकिन ढाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पिलडैट की जानिब से एक रिपोर्ट जारी कर दी गई और यह रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रोसेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है, यानी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। इलेक्शंस को गैर मुनसिफाना करार देती हुई पिलडैट की रिपोर्ट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज ही अर्लियर व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच भुट्टो अदालती कत्ल केस या भुट्टो सदारती रेफरेंस पर फैसला देने जा रहा है। वो फैसला सामने आ गया है, एक राय है और इस फैसले की तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि खामोशी इख्तियार कीजिए, काजी सो रहा है। ये क्या मामला है ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं भुट्टो सदारती रेफरेंस के ऊपर जो अदालत ने 9 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। देखिए ये एक राय है, मैं इसको फैसला नहीं कहूंगा, ये एक राय है जो 9 रुकनी बेंच ने दी है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। यानी आर्टिकल 8 हो, 9 हो, 10 हो, 25 हो, जो फेयर ट्रायल की बात करता है, बुनियादी हुकूक की बात करता है, तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो लाहौर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की इस बुनियादी हक की, यानी आइन की धज्जियां बिखेरी गई। मुझे कहने दीजिए कि अदालत हमारी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते-रास्त बनकर काम करती रही है। अब एक राय है जो अदालत ने दे दी, 45 साल के बाद अदालत को होश आया। 13 साल पहले ये सदारती रेफरेंस दायर हुआ, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ठीक है जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको टेकअप कर लिया और दाग धोने की कोशिश की। लेकिन ये दाग लगता है कि बहुत पक्का हो गया अदालत के ऊपर, ये मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि अदालतें ब्लैकमेल होती हैं, दब जाती हैं ताकतवरों के पैगामात के ऊपर। और आज जो ये फैसला सामने आया है, राय इनफैक्ट ये फैसला इसलिए नहीं है कि आर्टिकल 186 की जुरिस्डिक्शन में ये मामला टेकअप किया गया और आर्टिकल 186 की जुरिस्डिक्शन में टेकअप किए गए इस मामले के अंदर कोई अपील का हक भी नहीं है। और जो फैसला दिया गया था भुट्टो के को फांसी के हवाले से, वो फैसला भी सेट असाइड नहीं किया जा सकता। यानी इस राय के बाद वो फैसला अपनी जगह पर इनफील्ड है, वो सेट असाइड नहीं हुआ। उसके बाद अगला सवाल यह है कि क्या आज की ये जो फैसला है या राय है अदालत की, इसको बदौर अदालती नजीर किसी केस के अंदर पेश किया जा सकता है। तो 189 की जुरिस्डिक्शन के तहत यह मामला टेकअप किया गया, इसको बतौर अदालती नजीर भी पेश नहीं किया जा सकता। फिर सवाल हुआ कि क्या आइन और जो इस्लामी शरह है, शरिया कवानीन के हवाले से उनको कंप्लाइंस हुई, तो अदालत कहती है जी हमारी मावनत किसी ने की नहीं इस हवाले से। तो अदालत ने एक राय जरूर दे दी है और राय 45 साल पुराने केस से मुतालिक है। मेरे पेश नजर वो केस है, अदालत ने यह जब कहा कि इसमें फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, तो आज इमरान खान को जब फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा, भुट्टो तो फांसी चढ़ गया, भुट्टो तो जहाने फानी से कूच कर गया, फैसला देने वाले भी चले गए। मुझे नहीं समझ आती कि इस राय का क्या होगा या इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। मुझे तो तब दिखाई देगा जब ये अदालत ये तय कर लेगी कि रेट्रोस्पेक्टिव, जरा इसको छोड़े ना माजी में क्या था, वो तो बंद हो गया ना मामला, जरा प्रोस्पेक्टिव मुझे बताए कि अदालत क्या सोच रही है। यानी अभी जो इमरान खान को इद्दत में निकाह के केस में सजा सुनाई गई, जिस अंदाज में ट्रायल हुआ, जिस अंदाज में स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिए गए, तोशाखाना हो, साइफर केस हो, जितनी उजलत में ट्रायल चलाया, क्या यह फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या बुनियादी हक जो मुल्जिम का होता है कि फेयर ट्रायल दिया जाए, क्या उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है? तो जस्टिस काजी फायज ईसा इस पे कब बात करेंगे? यानी वो माजी में किए हुए गड़े मुर्दे उखाड़ के मुझे कहने दीजिए कि जाती तशहीर के लिए भी कुछ लोग बड़े बड़े केसेस को पिक कर लेते हैं, लाइमलाइट में लाते हैं और फैसले सुना देते हैं।
भाई आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि अदालत अपना किबला दुरुस्त करे और फिर अपने आप को यह साबित करे कि वो इस्टेब्लिशमेंट का दस्तरास बन गया, ताकतवर लोगों की ईमा पर काम नहीं कर रही। और फिर ये भी कोई बात नहीं है कि आज जो जजेस इस्तीफे पर इस्तीफे दे देते हैं ना, और भाई डट के सिस्टम में रह के मुकाबला करे ना, और एक्सपोज करे कि कौन आपको प्रेशराइज करता है, किसके दबाव में आप फैसले सुनाते हैं। तो मेरी राय इसके ऊपर बड़ी सीधी सादी है, मैं इसके ऊपर मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि पिलडाट की जानिब से आज एक रिपोर्ट इशू हुई है, और पिलडाट ने जो मुनसिफाना रेटिंग है इलेक्शंस के हवाले से, उसको इंतहाई कम दर्जे के ऊपर करार दिया है। तमाम तर प्रोसेस बताया कि कैसे सियासी जबर था, कैसे ताखीर हुई पोलिंग के अंदर, पोलिंग का प्रोसेस कैसे गैर शफाफ हुआ, नताइज कैसे गैर शफाफ अंदाज में मुरतब हुए, फॉर्म 45, 47, 48, इसमें जितनी डिस्क्रिपेंसीज थी उनको खुलकर पिलडाट ने आश्कार कर दिया। यानी फाफन और पतन के बाद अब पिलडाट ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें डिस्क्रिपेंसीज जो है बड़ी वाजे हो गई है। अब ये जो इंतखाबी नताइज का मामला है, ये लगता है कि इस हुकूमत का बहुत जल्दी जान खलासी करने वाला नहीं है। ये बहुत देर तक इस हुकूमत का पीछा करेगी, हॉन्ट करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्ट्रैटेजी अनवेल कर दी है। मरकजी मजलिस आमला के अंदर यह फैसला हो गया है कि ईद उल फितर के फौरी बाद इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। अब की बार मौलाना फजलुर रहमान रूट लेने जा रहे हैं सिंध का। सिंध से एहतजाज शुरू होगा, ये तहरीक सिंध से शुरू की जाएगी, फिर ये दीगर सूबों से होती हुई सिंध से शुरू होगा, पंजाब में एंटर होंगे, पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। ये एक लॉन्ग मार्च है, ये लॉन्ग मार्च होगा, और ये लॉन्ग मार्च जाके इस्लामाबाद से यानी वफाकी दारुल हुकूमत से टकराएगा। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत को कह चुके हैं कि हमारा मसला आपसे तो नहीं है, हमारा मसला तो आपको लाने वालों से है, इस्टेब्लिशमेंट से। और वो कह चुके हैं कि अगर हमने पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की तो इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी करेंगे। यानी अगर कहा जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से टकराने जा रहे हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर देखना यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने को जो है वो फेस कर पाएंगे। वैसे तो 2013 के बाद 126 रोज का रिकॉर्ड धरना हुआ, आज तक ऐसा तारीखी धरना किसी ने दिया नहीं है। क्या मौलाना फजलुर रहमान इतनी स्ट्रीट पावर ला के क्या लॉन्ग मार्च ही करेंगे, या वहां बैठ जाएंगे, या मौलाना फजलुर रहमान को अपनी डिमांड मीट होने के बाद वहां से चल देंगे? तो इस हवाले से बहुत सारे खदशात मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। मैंने देखा कि जिस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा मुलाकात किया करते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, खासतौर पर इमरान खान साहब से, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते थे और तस्वीर इशू की जाती थी, तो उसमें उनके सर पे कैप नहीं होती थी, वो कैप उठा के साइड पे रख देते थे। और जो बैटन है, जो कमांड स्टिक होती है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हाथ में, वो कमांड स्टिक मेज के ऊपर पड़ी हुई होती थी। यानी एक बेतकल्लुफी का आलम, और कैप उतार के रख देना, मतलब आप जब हैं तो कमांड स्टिक को, बैटन को उठा के मेज के ऊपर रख देना, जो आपकी यहाँ पे नहीं है, टांगों पे नहीं है, आपके सामने नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अथॉरिटी शो कर रहे हैं, आप पावर शो कर रहे हैं। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पहली मुलाकात थी शहबाज शरीफ साहब से 16 माह की हुकूमत के अंदर, जब वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, उसमें भी उनके सर पे कैप थी जब वो आए। जो बैटन थी, जो कमांड स्टिक थी, वो यहाँ पड़ी हुई थी। ये नहीं लगता है बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज के अंदर प्रोफेशनल मुलाकात वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये वो बॉडी लैंग्वेज, ये वो तस्वीर जो शायद की जाती है। लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इस वक्त हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब को अगर देखें तो बड़े ही सहमे हुए बैठे हुए हैं सामने जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने। और लगता ये है कि बहुत ही तगड़ा और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है शहबाज साहब को, और वो ये है कि भाई साहब, जिस दिन से आपने हुकूमत संभाली है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये तो हकायक है। अब इसको संभालना आपका काम नहीं है, इसको हम संभालेंगे। हम देखेंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ऊपर पहरेदारी कैसे देनी है, हम देखेंगे कि मुल्क की इकोनॉमी का किबला दुरुस्त कैसे करना है, और हम अपने बंदे उतारेंगे। ये जो कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट है, ऑल दो आज 2 सूबों के अंदर कैबिनेट हल्फ लेने जा रही है, केपी हो या पंजाब हो, यानी नाम सामने आ गए हैं, हल्फ भी हो जाएगा। लेकिन जो विफाक है उसमें जो कैबिनेट है वो पर्टिकुलरली किसी खास जगह से तैयार होकर आएगी, कंसर्न क्वार्टर्स तैयार करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब उस पर सिर्फ दस्तखत दे देंगे। एक नाम सामने आया, औरंगजेब साहब, मैंने पोस्टमार्टम गुज़श्ता रात के व्लॉग के अंदर रख दिया। लेकिन जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर साहब, अब वो बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रांगली आने वाले हैं। खासतौर पे 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि फौज जो है अब इस मुल्क को बाकायदा तौर पर उसके इकोनॉमिक डोमेन को संभालेगी, इसका किबला दुरुस्त करेगी। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के पास शायद इतनी स्पेस नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो करना था कर दिया, और 16 माह की पीडीएम हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी फौज कोई खुश नहीं है। इसलिए मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि शहबाज साहब, सरे आईना तेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। तो मेरा ख्याल है कि दैट सेज इट ऑल। और ये जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल, उसको बड़े अच्छे तरीके से जनरल साहब समझते हैं। उस हद तक तो उन्होंने बता दिया है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं,
लेकिन वजारत उज़्मा की कुर्सी पर शहबाज शरीफ साहब विराजमान है, वजारत उज़्मा की ताकत कहीं और से आएगी। मैं कुछ स्टोरीज पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जैसी मैच्योर होती है तो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।